क्यों इंग्लिश कवर कहाँ है? ग्रुप में डाला था सर ने। और उसमें ही डाला है स्टूडेंट पोर्टल पे। उसमें दिखाया मतलब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश का डाला है सर ने। 2 बार कोशिश की, उसमें आया हाँ ही नहीं। हाँ। क्या कार्यक्रम समाप्त। यस सर। मैथ्स में फिजिक्स में भी कुछ टास्क दिया था अपन है। यस सर। क्या जी आपसे बना था साक्षी। क्या सर? सवाल जो दिया था कल मैंने होमवर्क में वो सबसे बनाया था। y is equal to 3 sin 2x 4x स्क्वायर plus 4x square प्लस e plus e to the power 2x यस सर। बनेगा कुल में dy upon dx। क्या क्या बनाया यस सर। तुमने बनाया था और एक और स्टूडेंट है साक्षी आपने बनाया है। यस सर। दोनों की आवाज एक ही थी क्या लक्ष्मी और साक्षी। नो सर। अच्छा दोनों बार तुम ही अक्सर बोल रहे थे। यस सर। हाँ जी साक्षी जी आपने बनाया है सवाल ये। यस सर। तो बताइए आप ही से जवाब पूछेंगे क्या है उत्तर इसका बताइए। सर आंसर बोले। हाँ हाँ आंसर ही बोलना है क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया। सर 6 cos 2x प्लस 8x प्लस 2 e⁻²x। x plus 2 into 2 power 2 x बहुत अच्छे। दूसरा सवाल क्या था। y इज इक्वल y टू 2 equal to 2x to the power 3 by 2 plus प्लस 2x 4x plus 3 whole square plus sin 2x। यस सर। तो dy by dx क्या लिखा था इसका। सर 3 3 3x⁻² प्लस 16 cos 2x प्लस 3 प्लस 2 cos 2x। सही है। यस सर। चलिए तो बना लिए। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं इन दोनों का जवाब इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया है ना। अब थोड़ा इसका और उपयोग क्या है थोड़ा वो थोड़ा मैं डिस्कस करूँ। बड़ी अद्भुत इसका उपयोग है। देखिए क्या है इसका उपयोग। dy अपॉन dx ढाल भी पता था ना बताया था। dy अपॉन dx तो ढाल भी पता था यस सर। किसी अंतराल में या किसी बिंदु पर। सर किसी बिंदु पर। बिल्कुल मान लिया कि ये x और y में एक संबंध और मतलब y जो है वो x पर निर्भर कर रहा है और तो उसका जो ग्राफ मैं खींचा तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये हो सकता है ऐसा ग्राफ बिल्कुल। अब आपसे अगर कोई पूछे तो मैं आप थोड़ा सा इस तरीके से। अगर कोई आपसे पूछे कि इस बिंदु पर y और y का परिवर्तन x के सापेक्ष में क्या है तो आप यहाँ पर क्या खींचोगे स्पर्शरेखा इसकी ढाल बताओगे है ना। सर क्लियर नहीं आ रहा है।
क्या आप क्लियर है? ये सब कुछ कुछ है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है सर। ये साक्षी को जा चलो कोई नहीं। ये पूरे के पूरे लगता है कि इस साल तक लॉकडाउन रहेगा और इस साल लॉकडाउन में बस यही पूरे स्कूल में बस 2 स्टूडेंट क्लास करेंगे तुम दोनों। बाकी सब लोग को घर का काम करने के लिए लगा दिया गया है क्या? झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन घर वाले पकड़ के काम करवा रहे हैं लॉकडाउन में जबरदस्ती। चलो दे दो। तो इस बिंदु पर अगर निकालना है ढाल तो यहाँ पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर इस बिंदु पर ढाल निकाली तो यहाँ स्पर्श रेखा ऐसे खींची है ना। और अगर इस बिंदु पर ढाल निकालनी है तो स्पर्श रेखा ऐसे। क्या लग रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ढाल कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही कम हो रही है। है? ये ए बिंदु पर था मान लो, ये मान लो बी बिंदु पर था, ठीक है। और ये मान लो सी बिंदु, ये बी बिंदु पर इधर आके लगेगा, सी बिंदु पर तो हम ऐसे देखिए मैंने बताया था कि उस बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे उसके द्वारा बनाया गया कोण, उसके द्वारा बनाया गया कोण, उसके द्वारा बनाया गया कोण मान लो थीटा 1 ध्यान से सुनो। थीटा 1 जो है पॉइंट ए पर जो मैं स्पर्श रेखा खींचा वो थीटा 1 कोण बना रहा है तो उसका ढाल होगा tan थीटा 1 बराबर डी बाई डी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला और tan थीटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोला। इस तरह की का मैं ग्राफ दिखाऊंगा और बड़ा से दिखाई तो लिखने को सुनने को परेशानी होती है थोड़ा साफ साफ समझ में आता है। ये एक्स और वाई और एक्स का संबंध है कुछ और वाई और एक्स का संबंध कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। आप क्या देख सकते हैं कि इस बिंदु पर अगर कोई आपसे पूछे कि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष है तो आप इस बिंदु पर खींचते हुए इस स्पर्श से इस बिंदु से कुछ छूती हुई, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस बिंदु पर अगर कोई बोले स्पर्श रेखा खींचो, ये मान लो कि कोण बना रहा है थीटा ए बना रहा है, ये बिंदु पर है और थीटा ए कोण बना रहा है। इस तरीके से इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये मान लो बी बिंदु, तो बी बिंदु वाली जो स्पर्श रेखा है वो थीटा बी कोण बना। उसी तरीके से इस बिंदु पर अगर देखो ये सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे कुछ ऐसी होगी सी बिंदु पर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ढाल बराबर क्या हो बिंदु बिंदु ए पर, अगर कोई बोले ये जो है y बराबर बिंदु ए पर ढाल बराबर tan थीटा ए लिखेंगे और ये जो होगा वो डी बाई अपॉन डी। बिंदु बी पर
ढाल tan थीटा भी होगा, और ये भी उस बिंदु पर x बराबर मतलब b पर, ये a पर था तो ये b पर लिखेंगे, b पर, a पर है ये b पर, और बिंदु c पर अगर लिखिए तो ढाल फिर से tan थीटा c लिखिए, और ये भी होगा dy डिवाइड बाई dx यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ कि इस C बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचा, यह स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थोड़ा बताना। ये बिंदु C पर जो मैं खींचा इसको थोड़ा सा और मैं फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऐसे बनाना। अब बताइए ये बिंदु C पर जो मैंने स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, ये बिंदु C पर जो स्पर्श रेखा खींची है 0 0, और tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है ना, तो Yes. tan 0 का मान होता है 0, वो आपको पता है। तो tan 0 का मान होता है 0, वो आपको पता है, मतलब थीटा सी क्या है, कह सकते हैं कि थीटा सी 0 है, कह सकते हैं नहीं क्या, ये बताओ क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C पर जो स्पर्श रेखा खींचा है ये x अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है, कह सकते हैं ना, नहीं कहा जा सकता। तो अब बताइए कि ये tan थीटा सी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है क्या कि थीटा सी बराबर है 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बताइए tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 0। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो tan 0 डिग्री tan थीटा सी बराबर tan 0 डिग्री बराबर 0। तो इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया कि सी बिंदु पर क्या कह सकते हैं, सी बिंदु पर ढाल कितनी है, कह सकते हैं आप सी बिंदु पर ढाल कितनी है, क्या बताएंगे आप, बताइए। tan थीटा सी क्या बता रहा था, सी बिंदु पर ढाल बता रहा था ना, ये क्या बताता है, ये ना सी बिंदु पर ढाल बता रहा था, ये सी बिंदु पर ढाल बता रहा है, और ये तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि सी बिंदु पर ढाल जो है वो क्या है, 0 कह सकते हैं। सी सबसे उच्चतम बिंदु था या सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु था, बताइए। सी जो था वो सबसे उच्चतम बिंदु था या सबसे निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु था। उच्चतम बिंदु था। यस सर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब उच्चतम बिंदु पर आप जाएंगे, जब भी आप उच्चतम बिंदु पर जा रहे हैं, साफ साफ वीडियो दिख रहा है आपको या कुछ ब्लर हो रहा है, दिख रहा है सर। अच्छा, जब भी आप उच्चतम बिंदु पर जाएंगे तो उच्चतम बिंदु पर ढाल क्या आ रही है आपको, आपकी 0 आ रही है, इसे ही यही निष्कर्ष निकलता है। क्या ये ढाल 0 है, नहीं, ये ढाल 0 है, नहीं, यानी यहाँ पर भी ढाल 0 नहीं है, यहाँ पर भी ढाल 0 नहीं है, लेकिन यहाँ ढाल 0 है। अच्छा, और भी क्या देख रहे हैं कि ढाल घटते 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 0 हुई है, बढ़ते बढ़ते 0 तो नहीं है, घटते घटते 0 हुई है ना। यस। ये देख रहे हो, यहाँ से जब ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से आप ऐसे जब जा रहे हो तो ढाल घट रही है, दिख रहा है ना। यस सर। और घटते घटते क्या क्या हुई है, तो घटते घटते कह सकते हैं कि जो उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु सी पर ढाल क्या हो गई है, 0 हो गई। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की उच्चतम बिंदु पर ढाल 0 होगी, मतलब उच्चतम बिंदु पर
dy बाई dx का मान क्या होगा उच्चतम बिंदु पर? शून्य होगा, कह सकते हैं। अच्छा, ये उच्चतम बिंदु जो है, इस उच्चतम बिंदु पर किसका मान उच्चतम है? x का मान उच्चतम है या y का मान उच्चतम है? बता सकते y का। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि y का मान जहां उच्चतम होगा, y का मान जहां उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, जहां पर भी y का मान उच्चतम होगा, तो y का मान जहां भी उच्चतम आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर dy अपॉन dx का मान क्या दिखाई पड़ेगा आपको? शून्य। तो दिखाई पड़ा यहाँ कि y का मान जहां उच्चतम होगा वहां dy अपॉन dx का मान क्या होगा? शून्य होगा। ये देखने के लिए मिला हम लोग को, यस सर। कह सकते हैं ना यस सर। कि वहां पर, तो जहां पर y का मान उच्चतम होगा वहां कह सकते हैं कि वहां पर dy अपॉन dx का मान शून्य होगा, कह सकते हैं, कहा जा सकता है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको पहले पूरी अच्छी तरीके से लिखता हूँ, साफ साफ छोटे छोटे अक्षरों में, कि जहां पर, जहां y का मान उच्चतम होगा वहां dy बाई dx क्या होगा? शून्य होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब अब इसका यूज क्या कर सकते हैं? मान लिया कि आपको y और x में संबंध पूछा, y और x में संबंध दे दिया, कुछ भी संबंध हो सकता है, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। आपसे बोला कि आप वो बिंदु निकालो जहां पर y का मान उच्चतम, तो आप वो बिंदु ढूंढोगे जहां पर dy बाई dx का मान क्या है? शून्य है। आप आसानी से उच्चतम बिंदु निकाल दो। इसका एक उदाहरण से हम लोग इसको समझ लेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। ये बात तो समझ में आई कि उच्चतम बिंदु पर y का मान जहां पर उच्चतम होगा वहां पर dy बाई dx का मान शून्य होगा। ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। गुड। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक इसका थोड़ा सा चेक कर लेना तो। चलिए, तो ये तो समझ लिया। अब उसी तरीके से मैं अब थोड़ा सा परिवर्तन करूँ, क्या परिवर्तन कर रहा हूँ थोड़ा देखिए। इधर यही था आपका ग्राफ, ऐसा y और x में कुछ संबंध है। इस बार मैं बिंदु यहाँ ले रहा हूँ, फिर बिंदु यहाँ पर ले रहा हूँ। इस बिंदु पर अगर कोई बोले कि इस बिंदु पर आप बताओ परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर आपको अगर निकालनी है, इस बिंदु पर अगर आप y में परिवर्तन की दर निकालनी है इसके सापेक्ष तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर हम लोग एक स्पर्श रेखा, ठीक है, इस स्पर्श रेखा के द्वारा क्या लगता है आपको कितना कोण बनाया जा रहा है? 90 डिग्री से ज्यादा बनाया जा रहा है या फिर कम बनाया जा रहा है? ज्यादा। ज्यादा बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री से ज्यादा अगर कोण बनेगा यहाँ पर अगर किसी रेखा के द्वारा, तो उसकी ढाल धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, बताया था? नहीं बताया? बताया
यहाँ तक मुझे याद। ये Yes, 90 sir. डिग्री से ज्यादा कौन है? कौन से ये चतुर्थांश में ये रहेगा? ये कौन? सेकंड में द्वितीय या प्रथम? सेकंड में tan क्या होता है? माइनस। माइनस। तो आपको ढाल निकालनी होती है तो इसी कोण का ना tan निकालते हैं, है ना? इसी कोण का tan निकालते हैं हम लोग। ढाल निकालनी होती है तो यहाँ जो कोण बना है, मान लो ये A बिंदु है तो यहाँ पर कोण बना है, मान लो tan A। तो tan A जो कोण बना है इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक। मतलब स्लोप क्या होगा? ऋणात्मक हो, कह सकते हैं। यस सर। उसी तरीके से अगर इस बिंदु पर बात करेंगे तो इस बिंदु पर ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस बिंदु पर एक इस तरह का हम लोग क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये यहाँ पर मान लो कि कोण बना रहा है तुम्हारा थीटा ए, ये यहाँ पर बना रहा है थीटा बी। अब बताइए तो किसकी ढाल कम? ए बिंदु पर ढाल कम है या बी बिंदु पर ढाल कम? ढाल कहाँ पर कम लगेगा? सर ए बिंदु पर या बी बिंदु पर? ए पर ढाल कम है। ऐसा कौन सा लाइन कम ढाल की ढाल कम है? इसकी ढाल कम है या इसकी ढाल कम है? बताइए। एक की ढाल कम है या दो की ढाल कम? बताओ। इसकी ढाल कम है, एक की या दो? एक की। अरे बाबा, तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो? मैंने बताया था ना कि सर जो बी की। जितनी ज्यादा खड़ी लाइन होगी, जितनी ज्यादा खड़ी रेखा, उतनी ज्यादा या कम ढाल? क्या ढाल होगी? उतनी ज्यादा ढाल होगी। नहीं समझे? जितनी ज्यादा खड़ी रेखा, कौन ज्यादा खड़ी रेखा है? ए और बी में से ए और बी में कौन ज्यादा खड़ी है? ए। एक ज्यादा खड़ी रेखा है तो ढाल किसकी ज्यादा होगी? ए की। समझ में आई बात? यस सर। ए की ज्यादा ढाल है, फिर बी की उससे कम ढाल है। उसी तरह से सी बिंदु पर अगर आऊंगा तो ये न्यूनतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु, न्यूनतम नहीं निम्नतम बिंदु। इस निम्नतम बिंदु पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे आएगी, ये आएगी स्पर्श सी बिंदु। तो आप बताइए कि सी बिंदु पर जो रेखा खींची मैंने स्पर्श रेखा, वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? 0। तो आप उस अनुसार क्या बोल सकते हैं कि इस बिंदु की इसकी ढाल क्या होगी? यहाँ इसके लिए थीटा से क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ए बिंदु पर अगर ढाल निकालेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन डी सॉरी tan थीटा ए लिखेंगे, और ये बराबर होगा उस बिंदु पर dy बाई dx का मान। उसी तरीके से ढाल निकालेंगे इस बिंदु पर, बी बिंदु पर, तो फिर से tan थीटा बी लिखेंगे, यानी कि इस बिंदु पर dy बाई dx निकालेंगे, और अगर सी बिंदु पर निकालना हो तो उस बिंदु पर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर तो tan थीटा सी क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx सी पर कितना हो जाएगा? 0। तो अब बताओ इस सी बिंदु पर जो मान था y का, वो न्यूनतम था या अधिकतम था? बताओ। सी बिंदु पर जो y था था, सर। सी बिंदु पर न्यूनतम है ना, देख रहे हो? न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान है सी पर। उससे छोटा मान है क्या? आसपास देखो तो आसपास सभी जगह y का ग्राफ ऊपर गया है ना। मतलब यहाँ Yes. पर अगर y निकालोगे तो ये आएगा, यहाँ अगर y निकालोगे ये आएगा, इस बिंदु पर y निकालोगे तो ये आएगा। उससे नीचे कोई बिंदु है क्या? नहीं है। मतलब इससे एक और ज्यादा जानकारी मिलती है कि y का मान
इस बिंदु पर न्यूनतम होगा उस बिंदु पर भी ढाल बराबर dy बाई dx बराबर क्या होगा, शून्य होगा। मतलब आपको क्या दिखाई पड़ा, उच्चतम बिंदु पर भी ढाल ढाल और dy बाई dx जीरो, और न्यूनतम बिंदु पर भी ढाल और या dy बाई dx जीरो दिखाई पड़ा। ये बात दिखाई पड़ी। मतलब Yes, sir. उच्चतम बिंदु पर भी dy बाई dx क्या होगा, जीरो, और न्यूनतम बिंदु पर भी ये जो है उच्चतम बिंदु पर भी आपको मिला जीरो, और न्यूनतम बिंदु पर भी क्या मिला आपको, 0. न्यूनतम पर ही मिला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब आपसे कोई पूछे कि सर दोनों जगहों पर तो शून्य है, तो कौन उच्चतम है कौन न्यूनतम है, ये कैसे बताएंगे? मतलब dy बाई dx आप जीरो तो पता लगा लिए, लेकिन वो उच्चतम बिंदु है या न्यूनतम बिंदु है, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा इस पर बात करते हैं। मैंने इसका चीज बता तो दिया, लेकिन इसका यूज क्या है आपको अभी पता चलेगा, क्या इसका इस्तेमाल है, क्यों मैंने बताया है, ये पता चलेगा। देखिए कैसे क्या इसका इस्तेमाल है। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ। देखो ये एक सवाल है, इसको देखिएगा। एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। ठीक है, x बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, x बराबर दिया हुआ है माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये संबंध है, मतलब x जो है क्या निर्भर कर रहा है t पर, साफ तौर पर दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, x जो है वो t पर निर्भर कर रहा है, ये सब तो दिख रहा है। Yes, sir. है ना? इसको और साफ साफ लिख देता हूँ, x बराबर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अब आपसे पूछ सकता है, देखिए सवाल क्या है, ये जो है वो पोजीशन है, मतलब स्थिति है कि किसी वस्तु की स्थिति जो है वो x अक्ष पर वो चल रहा है, और उसकी स्थिति समय के अनुसार इस संबंध से परिवर्तित हो रही है। मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर उसकी स्थिति बतानी है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, t का मान 1 रखेंगे। अगर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर स्थिति बनानी है, तो t का मान 2 रखेंगे। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर इसकी स्थिति बनानी है, तो t का मान 3 रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अलग अलग समय पर x का मान अलग अलग निकाला जा सकता है इस संबंध से। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि x का अधिकतम मान कब होगा, कितने समय पर, या एक t के किस मान के लिए x का मान अधिकतम होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब y x पर निर्भर कर रहा है, y x पर अगर निर्भर कर रहा है, उस स्थिति में y का मान जहां पर अधिकतम होता है, उस बिंदु पर dy बाई dx क्या होता है, जीरो। जब तुरंत देखा था। और अगर न्यूनतम है तब भी dy बाई dx क्या होगा, जीरो। ये दिखाई पड़ रहा था ना, नहीं समझे? वो देखे थे ना अभी कि y का अधिकतम मान जहां पर होगा, अधिकतम मान y का यहाँ पर होगा, y का अधिकतम मान जहां पर होगा, वहां पर भी dy बाई dx जीरो हो रहा था, और y का न्यूनतम मान जहां पर होगा, वहां पर भी dy बाई dx जीरो आ रहा था। ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अभी बताया ना मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई समस्या नहीं ना?
अब अगर y का अधिकतम मान उस जगह पर है जहां पर dy बाई डी एक्स 0 है और न्यूनतम मान भी उस जगह पर है जहां dy बाई डी एक्स 0 है, तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स निकाल लो और ये पता कर लो 0 कहाँ पर है। उस जगह पर या तो y अधिकतम हो सकता है या तो y न्यूनतम हो सकता है। अब इसी लॉजिक का, इसी जानकारी का हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं। यहाँ y की जगह पर है x और x की जगह पर है t, मतलब यहाँ पर x जो है वो t पर निर्भर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का मान जहाँ पर अधिकतम होगा, x का मान जहाँ अधिकतम या न्यूनतम होगा, x का मान जहाँ अधिकतम या न्यूनतम होगा, वहां पर क्या लिख सकते हैं, वहां पर dx बाई dt का मान क्या होना चाहिए बताओ। इसके अनुसार अगर बात करें तो इसके अनुसार ही बता सकते हो ना कि x t पर निर्भर कर रहा है, तो x का मान जहाँ अधिकतम या न्यूनतम होगा उस बिंदु पर dx बाई dt क्या होना चाहिए बताओ। 0 होना चाहिए। तो इस जानकारी का हम उपयोग करने वाले हैं। क्या उपयोग करने वाले हैं? मैं निकालता हूँ dx बाई dt, पहले dx बाई dt निकालता हूँ। आप लोग निकाल सकते हैं क्या dx बाई dt क्या होगा? dx बाई dt क्या होगा बताओ। dx बाई dt को लिख सकता हूँ -2t + 4 + 0 लिख सकता हूँ। चलिए क्या समझ नहीं, मैं इसको अलग t माइनस साइन बाहर निकाल दो, t² डिवाइडेड बाई dt + 4 बाहर निकाल दो, dt बाई dt प्लस d4 का डिफरेंशिएशन बाई dt, ये क्या हो जाएगा -2t + 4, ये तो कट गया 1 हो गया तो 4 × 1 और प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, मतलब dx बाई dt क्या आ गया -2t + 4 आ गया। आया या नहीं? यस सर। अब आप बताइए कि हमें निकालना है कि x का मान महत्तम कहाँ पर है, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमें ये तो पता है कि x का मान जहां पर महत्तम होगा उस जगह पर ये जो होगा वो क्या होगा 0। x के महत्तम मान वाली जगह पर महत्तम मान या न्यूनतम मान वाले बिंदु पर dx बाई dt क्या होगा 0 होगा ना। तो dx बाई dt अगर 0 होगा तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। dx बाई dt क्या आया था, अतः -2t + 4 बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ से t बराबर क्या आएगा 2 2 सेकेंड आएगा। अगर समय है तो जो भी आएगा, मान लो t = 2 सेकंड है क्या पता, t = 2 आया ना। यस नो सर। अब t = 2 पर महत्तम भी हो सकता है x का मान और न्यूनतम भी हो सकता है। x का मान न्यूनतम भी हो सकता है, महत्तम भी हो सकता है, दोनों ही बात हो सकती है ना। तो अब आप कैसे तय करेंगे कि इस बिंदु पर x का मान महत्तम है या न्यूनतम। पहली बात तो समझ में आ गई ना कि महत्तम या न्यूनतम मान की जगह अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, ये बात समझ में आ रही है सभी को। x का मान महत्तम या न्यूनतम कहाँ पर है, ये जगह कैसे ढूंढेंगे, ये बात समझ में आ रही है बताइए। ये बात समझ में आ रही है कि x का महत्तम मान और न्यूनतम मान कहाँ पर होगा, ये जगह कैसे ढूंढेंगे, इसलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नो सर। हाँ, x का महत्तम या न्यूनतम मान कहाँ पर आएगा, किस बिंदु पर आएगा, वो बिंदु तो आप ढूंढ लिए ना। p का मान क्या बता रहा है, वही बिंदु के बारे में बता रहा है ना। यस p = 2 पर, तो ये ढूंढने का तरीका आपने देखा, कैसे ढूंढा आपने पहले क्या निकाला पहले dx बाई dt निकाला। यस सर।
और dx बाई dt निकाल करके उसे किसके बराबर कर दिया? 0 के। शून्य के बराबर कर दिया। शून्य के बराबर करने पर आपको जो है, जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था, मतलब वो बिंदु मिल गया, उस बिंदु का वो बिंदु मिल गया जहां पर dx बाई dt का मान क्या है? 0। ये ना मिला? यस सर। आपने dx बाई dt निकाला, जो इतना बराबर 0 पुट करने पर t बराबर 2 मिला। मतलब आपको ये पता चल गया कि किस बिंदु पर dx बाई dt का वैल्यू 0 होगा। t इक्वल टू 2 पर dx बाई dt का वैल्यू 0 होगा। ये मिल गया ना? यस सर। अच्छा, एक बार अगर ये मिल चुका है तो अब तो आप समझ चुके हैं, अब तो आपके पास ये जानकारी आ गई है कि ये बिंदु वो बिंदु होगी जहां पर x का मान, अगर dx बाई dt का मान 0 है इस बिंदु पर, इसका मतलब है कि इस बिंदु पर x का मान महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। ये बात तो तय होगी। यस सर। अब अगर ये बात तय है तो अब क्या बचा? अब तो ये पहचानना बचा कि अब तो ये पहचानना बचा है कि x का मान महत्तम है या न्यूनतम है। ये कैसे पता लगाएगा? ये तो पता चल गया कि इस बिंदु पर x का मान महत्तम होगा या न्यूनतम होगा, लेकिन महत्तम है या न्यूनतम है ये कैसे पता लगाया जाए? ये तो पता लगाना बनता है। यस सर। तो ये कैसे पता लगाया जाए? चलिए इसके बारे में बात करें। पहले तो ये पता चल गया ना कि उस बिंदु तक पहुंचना तो आप सीख गए ना, जिस बिंदु पर महत्तम या न्यूनतम होने की संभावना है, उस बिंदु तक पहुंचना तो सीख गए। यस सर। सभी को बात समझ में? इस बिंदु तक कैसे पहुंचा जाए जहाँ पर महत्तम या न्यूनतम? चलिए अब उसके बाद महत्तम या न्यूनतम है, वो बिंदु पर महत्तम है या फिर न्यूनतम है, ये कैसे पता लगाए? तो उसके लिए फिर से हम उसी ग्राफ पर जाते हैं। यही था वो ग्राफ। इस ग्राफ में ये था, ठीक है, ये ग्राफ था आपका। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में मान लिया कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आएगी ऐसे, इस थोड़े से, यानी ए बिंदु थी, इस बिंदु पर अगर गया तो स्पर्श रेखा आ गई ऐसे, ठीक है। ये बी बिंदु, और इस बिंदु पर मैंने खींची स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे, ठीक है। ये बनी स्पर्श सीधे। क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ढाल जो है वो ए से सी की तरफ जाने पर, ए से सी की तरफ बढ़ने पर ढाल बढ़ रही है या घट रही है? ए से सी की तरफ जा रहा है तो ढाल बढ़ रही है या घट रही है? ये बताओ, सोचो सोचो। ए से सी की तरफ अगर जा रहे हैं तो ढाल बढ़ रही है या घट रही है? देख के बताइए क्या लग रहा है। ए से सी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ढाल बढ़ रही है या घट रही है? क्या क्या लग रहा है? घट रही है। ढाल घट रही है। ढाल घट रही है, इसका मतलब ढाल क्या होते हैं? ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं। और Yes. ये x है, मतलब अतः हम कह सकते हैं कि dy बाई dx भी घट रहा है, कह सकते हैं। यस सर। अब dy बाई dx अगर घट रहा है, इस dy बाई dx को मैं मान लो z, मान लो कि मैं z मान लो, तो मतलब कह सकते हैं कि z भी घट रहा है। यस। अगर मैं इसे मान लूं, माना कि z, तो ये भी घटेगा, यस सर। ये भी घटेगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखो, अगर ऐसा है तो मेरा मन किया कि चलो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, मैं अब निकालता हूं dz बाई dx। dz बाई dx मतलब z घट रहा है
तो z के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष में निकालना। अब बोलोगे सर इससे क्या निकाल रहे हो, ये क्या निकाल रहे हो? क्या मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ, dz by dx कहने का मतलब क्या हो गया कि आप निकालना चाह रहे हो ऐसे, इसको निकालना चाह रहे हो, z इसी को ना मान लेते, यस सर। मतलब आप यही निकालना चाह रहे हो। इसी को लिखा जाता है ऐसे, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना ये स्क्वायर जो है पूरे होल में, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे ये, इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट या प्रथम अवकलन, प्रथम अवकलन या फर्स्ट डेरिवेटिव। हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख देता हूँ। dy बाई dx को बोलते हैं हम लोग प्रथम अवकलन, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय अवकलन, द्वितीय अवकलन या फिर सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब एक बार और y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो आया फिर से उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, ये किस चीज में मदद करता है सेकेंड डेरिवेटिव। ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलन जो था वो क्या था, किसके परिवर्तन की दर बता रहा था, z के परिवर्तन की दर बता रहा था। अगर आप इसको ऐसे देखें, ध्यान से सुनिएगा, ये किसके परिवर्तन की दर बता रहा था, y में परिवर्तन की दर बता रहा था x के सापेक्ष में ये। यस सर। और जब मैं एक बार और इसको अवकलित कर दिया तो अब ये क्या बता रहा है, एक बार और अवकलित कर दिया तो ये बता रहा है y में परिवर्तन की दर के परिवर्तन की दर को बता रहा है। कह सकते हैं, देखो यस सर। ये बता रहा है y में परिवर्तन, इसको मैं लिख देता हूँ, ये बता रहा है y में परिवर्तन की दर के परिवर्तन की दर, ये बता रहा है कौन, ये है ना, मतलब y में परिवर्तन की दर के परिवर्तन की दर को बता रहा है। अब देखो तो y में परिवर्तन की दर अगर देखा जाए आपको तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, y में परिवर्तन की दर जो है वो ये है, और y में परिवर्तन की दर के परिवर्तन की दर अगर बात करें तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप a से c की तरफ चल रहे हैं तो y में परिवर्तन की दर ये ढाल है a बिंदु पर, y में परिवर्तन की दर ये इसकी ढाल है b बिंदु पर, और y में परिवर्तन की दर ये है, इसकी ढाल है c बिंदु पर। अब बताओ ये जो ढाल है ये बढ़ रही है या घट रही है, ढाल बढ़ रही है या घट रही है, ये बताओ, अब बताओ ढाल बढ़ रही है या घट रही है, बताइए। घट रही है। घट रही है, अच्छा ढाल क्या था, y में परिवर्तन की दर है, ढाल क्या है, y में परिवर्तन की दर है ना। यस सर। तो ढाल घट रही है मतलब y में परिवर्तन की दर घट रही है, कह सकते हैं। यस सर। मतलब y में परिवर्तन की दर घट रही है। अगर y में परिवर्तन की दर घट रही है मतलब मान लो कि पहले अगर y में परिवर्तन की दर मान लो पहले -3 थी, पहले मान लो 5 रही होगी y में परिवर्तन की दर, मान लो कि y में परिवर्तन की दर पहले 5 रही है, तो बाद में घट करके y में परिवर्तन की दर 5 से ज्यादा हो गई होगी या कम हो गई, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो कम, मतलब 4 हो गई होगी। फॉर एग्जांपल मान लिया, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो y में परिवर्तन की दर पहले 5 थी, अब 4 हो गई, तो दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 4 - 5 निकालेंगे ना। यस सर। और 4 - 5 क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। यस सर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, अगर y में परिवर्तन की दर की परिवर्तन की दर ऋणात्मक, ध्यान सुना मैं क्या बोला, मैं बोला
y में परिवर्तन किधर, यानी कि देख रहे हो इसकी ढाल, इसकी ढाल मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इसकी ढाल, y में परिवर्तन की दर मतलब स्पर्श रेखा की ढाल, तो y में परिवर्तन की दर यानी स्पर्श रेखा की ढाल के परिवर्तन की दर अगर ऋणात्मक है तो आप किस तरफ बढ़ रहे हो, उच्चतम बिंदु की तरफ बढ़ रहे हो, कह सकते हैं। देखो तो y में परिवर्तन की दर क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है ना, वायु परिवर्तन की दर धीरे धीरे घट रही है, मतलब ढाल धीरे धीरे घट रही है, तो ढाल धीरे धीरे घट रही है तो मतलब किधर की तरफ आप बढ़ रहे हो, उच्चतम बिंदु की तरफ बढ़ रहे हो या फिर नहीं, या ध्यान से सुनो, देखो दिखाई पड़ रहा है, वायु में परिवर्तन की दर घट रही है, मतलब वायु में परिवर्तन की दर मतलब ढाल पहले ऐसी थी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी। ऐसा तभी होगा जब आप कहां पर जा रहे हो, आप उच्चतम बिंदु की तरफ जा रहे हो। कुछ पल्ले पड़ा नहीं, ये कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या सर? ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है। यस सर। अब देखो इससे इस बिंदु से जैसे ही इधर जाओगे, इस बिंदु पर ढाल ढाल जो है वो ऐसी होगी, है ना, इस बिंदु पर ढाल ऐसी होगी, ये कह सकते हैं। उच्चतम बिंदु के इधर, उच्चतम बिंदु के दाएं साइड में ढाल क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक, पहले ये बताओ। उच्चतम बिंदु से इधर अगर देखो तो सारे बिंदुओं पर ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये बताओ। धनात्मक। उच्चतम बिंदु से धनात्मक, और उच्चतम बिंदु से इधर जाओगे, इधर जाते हो तो ढाल आपको दिख रही है क्या, पॉजिटिव, और उच्चतम बिंदु से, ये उच्चतम बिंदु है ना, इस बिंदु को क्या बोल रहे थे हम लोग, उच्चतम बिंदु से जब इधर जा रहे हो तो ढाल क्या हो गई, देखो तो ऋणात्मक। ये अगर आगे बढ़ेगी तो इसकी ढाल ऋणात्मक हो जाएगी, कह सकते हैं ना, इसकी ढाल जो हो गई है वो क्या हो गई, ऋणात्मक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि उच्चतम बिंदु के से जस्ट उच्चतम बिंदु के थोड़ा इधर जाओगे ढाल ऋणात्मक, उच्चतम बिंदु के थोड़ा इधर जाओगे ढाल धनात्मक, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऋणात्मक ही होगा। बोलोगे ऋणात्मक कैसे, आप बाद माइनस पहले करते हो ना, आप बाद का माइनस पहले करते हो ना, नहीं समझे, आप तो करते हो बाद का माइनस पहले का, यही करते हो। Yes. मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप उच्चतम बिंदु पर गए, उच्चतम बिंदु से थोड़ा पहले आप गए हो तो ढाल धनात्मक आ रहा है, उच्चतम बिंदु से थोड़ा बाहर अगर जा रहे हो तो ढाल ऋणात्मक आ रही है, ये तो दिख रहा है सभी को अच्छे तरीके से। अगर कोई आपसे पूछे कि ढाल में परिवर्तन क्या हुआ है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, ढाल में परिवर्तन ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो आप जवाब दोगे ऋणात्मक है। कैसे, क्योंकि बाद की ढाल है ऋणात्मक और उसमें से पहले की ढाल घटाओगे धनात्मक, तो अब बाद की ढाल ऋणात्मक है, मान लो कि ये -5 और पहले की ढाल मान लो कि धनात्मक है, मान लो कि ये 4 है, तो बाद की ढाल माइनस पहले की ढाल, यही ना होगा, ढाल में परिवर्तन, ढाल में परिवर्तन मतलब क्या होता है, बाद की ढाल माइनस पहले की ढाल, यही होता है ना। Yes. Yes, sir. तो बाद की ढाल है ऋणात्मक, पहले की ढाल है धनात्मक, तो ऋणात्मक माइनस धनात्मक, तो इसको अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, ऋणात्मक ही ना आएगा, देखो। Yes, sir. तो इससे एक निष्कर्ष मिलता है, पहुंचे आप, क्या निष्कर्ष में पहुंचे कि उच्चतम बिंदु पर ढाल में परिवर्तन की दर, ढाल में परिवर्तन की दर ऋणात्मक है, इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए हम लोग उच्चतम बिंदु पर, नहीं है, बात समझ में क्या बोल रहे हैं। Yes, sir. मतलब आपको दिख रहा है क्या कि उच्चतम बिंदु पर ढाल में परिवर्तन की दर क्या है, निगेटिव है, और ढाल में परिवर्तन की दर निगेटिव है, तो ढाल में परिवर्तन की दर को क्या बोल रहे थे हम लोग, अतः कह सकते हैं हम लोग कि d2/dx² क्या है, निगेटिव है, कह सकते हैं।
ये बात समझ में आई? यस तो बोलोगे सर कि इससे क्या फायदा मिल गया? देखो इससे फायदा क्या, अब आप पहचान सकते हो कि जो उच्चतम बिंदु, जो आपको बिंदु मिला है, जिस बिंदु पर ढाल आपकी शून्य मिली है, उस बिंदु पर आप इतना तो कह सकते हो ना कि सी बिंदु पर ढाल शून्य होती है। आपको पता है ना सी बिंदु पर ढाल शून्य है, ये तो पता है ना सी बिंदु पर ढाल शून्य है। तो तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि सी उच्चतम बिंदु और उस पर ढाल क्या होती है, शून्य होती है ना? यस सर नहीं, यस सर। तो सी बिंदु पर ढाल शून्य है और सी बिंदु पर एक और बात दिखाई पड़ रही है कि सी बिंदु पर ढाल तो शून्य है, लेकिन ढाल में परिवर्तन की दर क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या आया है बताइए तो। सर निगेटिव निगेटिव। हाँ, मतलब ये खास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई आपको मिल गई। क्या मिल गई कि जो उच्चतम बिंदु होगा उस पर ढाल तो शून्य होगी, तो ये कह सकता है वो तो निम्नतम बिंदु पर भी ढाल शून्य होती है। कौन सी बड़ी बात बोल रहे हो, उच्चतम बिंदु पर ढाल शून्य है तो निम्नतम बिंदु पर भी ढाल शून्य है। लेकिन उच्चतम बिंदु पर एक खास बात और है। क्या खास बात आपको दिखाई पड़ी उच्चतम बिंदु पर? क्या खास बात दिखाई पड़ी उच्चतम बिंदु पर एक और, बताओ, देख करके बताओ। लिखा है मैंने, उच्चतम बिंदु पर क्या खास बात और दिखाई पड़ रही है, बताओ बताओ, सुन पा रहे हो? उच्चतम बिंदु पर ढाल तो शून्य है, तो निम्नतम बिंदु पर, लेकिन उच्चतम बिंदु पर एक और खास बात दिखाई पड़ रही है। क्या खास बात दिखाई पड़ रही है उच्चतम बिंदु पर, बताइए? नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही। ऐसा चलिए कोई बात, मैं बोल देता हूँ। उच्चतम बिंदु पर आपको ढाल शून्य दिखाई पड़ी, वो तो निम्नतम बिंदु पर दिखाई पड़ रही है। यस सर। लेकिन उच्चतम बिंदु पर एक और खास बात दिखाई पड़ रही है। क्या कि उच्चतम बिंदु पर जो ढाल में परिवर्तन की दर है, वो ढाल नेगेटिव शून्य है। है, लेकिन ढाल में जो परिवर्तन की दर है, यानी कि d2/dx² मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या है, निगेटिव है। ये उच्चतम बिंदु पर आपको ये खास बात दिखाई पड़ेगी। मतलब अगर आपको ये पता करना है कि आपने जो निकाला है जो बिंदु, वो उच्चतम है या निम्नतम है, तो ये चेक कैसे करो? ये चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चेक करो कि एक बार और डिफरेंशिएट करने पर, यानी d2/dx उस बिंदु पर निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा होगा तो वो बिंदु क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा, नहीं तो क्या होगा, निम्नतम बिंदु। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार फिर से सुनिए, मैं बोला कि उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु दोनों पर ढाल शून्य आ रहा है, लेकिन उच्चतम बिंदु पर एक खास बात दिखाई पड़ रही थी। उच्चतम बिंदु पर ढाल में परिवर्तन की दर मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उसका मान ऋणात्मक आ रहा है। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि वो जो बिंदु निकाला है वो उच्चतम है या निम्नतम। बात समझ आ रही है सबको? यस यस सर। गुड। इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। अगर ऐसा है तो निम्नतम बिंदु पर क्या होगा? अगर ऐसा है तो निम्नतम बिंदु पर ढाल के परिवर्तन की दर क्या होगी, वो भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, एकदम थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और इसी में बनाया था इसी फिगर में। निम्नतम बिंदु को थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ। निम्नतम बिंदु कहाँ पर है, सभी को दिख भी रहा होगा कहाँ पर है निम्नतम बिंदु। ये है निम्नतम बिंदु, दिख रहा है सभी को? इस निम्नतम बिंदु पर देखो, इससे जस्ट पहले ढाल अगर जो देखें तो ढाल क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक, पहले बताओ। इससे जस्ट पहले ढाल ऋणात्मक है या धनात्मक? इससे जस्ट पहले ढाल क्या है, निम्नतम बिंदु ये है, इससे जस्ट पहले ढाल ऋणात्मक है या धनात्मक है, बताओ। ऋणात्मक है। ढाल ऋणात्मक, और उसके जस्ट बाद के बिंदु पर देखो तो ढाल क्या है, आपके बिंदु पर देखो तो ढाल पॉजिटिव पॉजिटिव है। मतलब निम्नतम बिंदु के थोड़ा इधर जाओ ढाल धनात्मक, थोड़ा पीछे जाओ ढाल ऋणात्मक। मतलब अगर ढाल में परिवर्तन की दर अगर ढाल में परिवर्तन अगर निकालना है तो बाद में ढाल हो गया पॉजिटिव, मान लो कि बाद में है ये प्लस, और पहले था निगेटिव, मतलब
आप परिवर्तन निकालोगे तो बाद का माइनस पहले का, और पहले का जो था वो ऋणात्मक था, मान लो पहले का है वो -2 है, तो परिवर्तन क्या आया, धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक आएगा। आया? देखिए तो ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको अगर ए मान लो, इसको अगर सी मान लो, तो ए से सी की तरफ जा रहे हो आप, तो ढाल घट रही है और फिर जो है उसके बाद बढ़नी शुरू हो जा रही है। या फिर यूं कह सकते हैं, इसको इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं, इतना परेशान नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि निम्नतम बिंदु पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, निम्नतम बिंदु पर ढाल में परिवर्तन की दर, क्या आ रही है? पॉजिटिव है ना? दिख रहा है आपको? निम्नतम बिंदु पर, ये निम्नतम बिंदु है ना, सी वाला पॉइंट, ढाल में परिवर्तन की दर पॉजिटिव आ रही है, दिखा कि नहीं सभी को? तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको पता करना हो कि आपने जो मान निकाला है वो उस बिंदु पर उच्चतम मान है, न्यूनतम मान है, यह पता लगा सकते हैं। कैसे? ये तो पता है कि सी बिंदु पर ढाल 0 हो, सी पर ढाल क्या है? 0 है। अब ये सी पर ढाल 0 है, लेकिन ये न्यूनतम है या अधिकतम बिंदु है, या न्यूनतम है या अधिकतम बिंदु है या उच्चतम बिंदु है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे ये वाला, ये काम करोगे। न्यूनतम बिंदु पर ढाल में परिवर्तन करके आ रही है, पॉजिटिव है, मतलब d2/dx² क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, ये तो सबको पता है कि न्यूनतम बिंदु पर या अधिकतम बिंदु पर, दोनों ही बिंदुओं पर ढाल क्या होती है बताइए? तो दोनों ही बिंदुओं पर क्या होती है ढाल? 0 या 0 से 0 होती है, या 0 के अलावा कुछ और होती है? 0 होती है। हाँ, लेकिन वो बिंदु जो आपने निकाला है वो जो है वो न्यूनतम है या फिर अधिकतम है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक बार और क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, एक बार और अवकलित करोगे, ठीक है? करोगे ना? यस। और अगर अवकलित किया, और अवकलित करने के बाद उस बिंदु पर जहां पर ढाल 0 है, उस बिंदु पर द्वितीय अवकलन यानी सेकंड डेरिवेटिव का मान अगर नेगेटिव है तो वो बिंदु उच्चतम होगा, और अगर वो बिंदु पर डबल डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव या फिर द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव है तो वो बिंदु क्या होगा? पॉजिटिव। न्यूनतम। देखिए फिर से सुनिए, इस बिंदु पर d2/dx² का मान क्या होगा? निगेटिव। मतलब उच्चतम बिंदु पर क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? उच्चतम बिंदु पर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यस। नहीं समझना है? उच्चतम बिंदु पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, और न्यूनतम बिंदु पर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। न्यूनतम बिंदु पर पॉजिटिव आएगा। बस यही ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं इसका एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, फिर से उसी सवाल पर आएंगे, उस सवाल को डिस्कस करेंगे और खत्म कर देंगे आज का टॉपिक। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फिजिक्स में भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जहां पर आपको महत्तम और न्यूनतम मान निकालने की आवश्यकता होगी, आप यही काम करें। देखिए मैं तरीका बताया था सवाल में। देखिए मैं उस सवाल पे आता हूँ फिर से। सवाल था x बराबर क्या था? -t² प्लस 4t+4 था, यही था ना सवाल? और आपको निकालना था कि x का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा। जस्ट मैं इसको खत्म करके बता छोड़ दूंगा। देखिए तो आपके पास आया था dx/dt बराबर -2t+4 आया था। इसका यूज करके आपने वो मान निकाला था जहां पर x यानी कि जो विस्थापन है उसका मान महत्तम हो सकता है या न्यूनतम हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया था आपने? dx/dt को आपने क्या कर दिया था? 0 पुट कर दिया था। जैसे ही dx/dt का वैल्यू 0 पुट किया, आपको मिल गया 2t+4 बराबर 0, यानी t बराबर आपको मिल गया 2। अब इस t बराबर 2 पर x का मान महत्तम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है। विस्थापन महत्तम भी हो सकता था
न्यूनतम भी हो सकता था, महत्तम है न्यूनतम है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आप क्या निकालोगे, d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर निकालोगे। निकालने पर क्या मिल रहा है देखो तो, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे आप एक बार और, तो क्या मिलेगा बताओ तो, क्या -2 मिलेगा, -2 देखो तो मिलेगा। इससे मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, इससे एक और डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब ये लिख रहा हूँ ना, ये d/dt -2t + 4 यही करना चाह रहा हूँ ना, इसी को डिवाइड डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मिलेगा आपको -2। अब ये निगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला बताओ तो, निगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव मिला तो आपको डबल डेरिवेटिव आ गया निगेटिव। तो बताइए जिस बिंदु पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव मिलता था उस बिंदु पर मान महत्तम होता था या न्यूनतम होता था? महत्तम। तो महत्तम होता था, यानी कि t अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ कि t 2 से 2 पर x का मान क्या होगा, महत्तम होगा, कह सकते हैं ना हम लोग। यस सर। तो आप आसानी से x का महत्तम मान निकाल सकते हो, x का मान t = 2 पर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, इसमें आप x का